हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ इंटरनेशनल टैक्सेशन के बारे में। इंटरनेशनल टैक्सेशन के आपके दो टॉपिक्स हैं जो कि सिलेबस में कवर होते हैं। वो आपका पहला होता है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट और दूसरा है ट्रांसफर प्राइसिंग। तो आज जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ दैट इज अबाउट DTAA। टॉपिक्स में इसमें कवर है वो हम इसका मतलब समझेंगे, इसकी रिलीफ कैसे दी जाती है, क्या क्या अप्रोचेस होती है और उनसे रिलेटेड प्रोविजंस के बारे में आज हम बात करेंगे। तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा, डबल टैक्सेशन का मतलब क्या होता है, एक ही इनकम पे जब दो बार टैक्स लगता है और सेम असेसी दे रहा होता है। तो इसको अवॉइड करने के लिए हमारे DTAA के रूल्स बनाए गए हैं। ये रूल्स हमारे दो तरीके के होते हैं, एक होता है हमारा सोर्स रूल और एक होता है हमारा रेसिडेंट रूल। सोर्स रूल हमारा क्या कहता है कि भाई जहां पर इनकम सोर्स जहां से ओरिजिनेट कर रही है, जहां अराइज कर रही है, जहां अक्रू कर रही है, आपको वहां पर टैक्स देना पड़ेगा। इररिस्पेक्टिव आप रेसिडेंट हैं, आप नॉन रेसिडेंट हैं, आपकी वो सारी चीजें मैटर नहीं करती हैं, जहां हुई वहां आप दो। और दूसरा क्या कहता है, रेसिडेंट रूल। रेसिडेंट रूल क्या, जैसे कि आपने देखा था, हमने रेसिडेंशियल स्टेटस भी पढ़ा था। तो यहाँ पे क्या, आप जिस कंट्री के रेसिडेंट हो आप वहां पे जाकर के टैक्स दो। तो एक तरीके से देखा जाए तो इंडिया के ऊपर रेसिडेंट रूल हम लोग फॉलो करते हैं, यहाँ पे रहते हैं तो, और हम इसीलिए हर साल रेसिडेंशियल स्टेटस फाइंड आउट करते हैं एंड देन देखते हैं कि उसकी कौन सी इनकम पे टैक्स लगेगा, जो कि हमने इंसिडेंस ऑफ टैक्स सेक्शन 5 में डिस्कस किया था। डबल टैक्सेशन हमारा कब पॉसिबल होता है, ऑब्वियसली अभी ऊपर ही हमने आपको बताया था कि जब एक ही असेसी है, रेसिडेंट एक कंट्री में, लेकिन उसकी इनकम आ रही है बाहर से भी। यानी कि लेट्स से कि अमिताभ बच्चन बॉम्बे में हैं, उनकी इनकम बॉम्बे में भी हो रही है जो वो कर रहे हैं, एंड अगर वो कहीं बाहर जाते हैं, कोई कॉन्सर्ट वगैरह करते हैं ऑस्ट्रेलिया में, सिडनी में, तो वहाँ पे भी उनकी उससे जो इनकम आएगी, तो भाई उस पर टैक्स कैसे लगेगा, कौन, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट लेगी, इंडियन गवर्नमेंट लेगी, कैसे लेगी, क्या उनको दोनों जगह टैक्स देना पड़ेगा, तो ये तो अत्याचार हो जाएगा। तो इस बातों को समझने के लिए यहाँ पर DTAA को लाया गया। तो DTAA हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ऑल्सो इन द रिकवरी ऑफ इनकम टैक्स। DTAA की रिलीफ दो तरीके से दी जाती है, एक होता है यूनिलैटरल रिलीफ और एक होता है बायलैटरल रिलीफ। यूनिलैटरल का मतलब क्या होता है, एक तरफा। एक तरफा का मतलब अगेन क्या हो गया, नो अग्रीमेंट बिटवीन द कंट्रीज। जैसे कि मैंने आपको बोला, कई बार क्वेश्चन में आंसर छिपा होता है, वर्ड आप समझ करके उसका मीनिंग डिराइव कर सकते हैं। तो यूनि मतलब एकलौता, बाय मतलब दो। तो यूनिलैटरल में क्या है, नो अग्रीमेंट बिटवीन टू कंट्रीज, हेंस नो DTAA। इसको सेक्शन 97 में हम डिस्कस करेंगे। और बायलैटरल के केस में क्या चला जाएगा, जहां पर कंट्रीज का DTAA अग्रीमेंट होता है और वो सेक्शन 90 और 90A से हमारा गवर्न होता है। तो यूनिलैटरल रिलीफ मतलब अभी हमने देखा कि एक तरफा है, यानी कि अगर टैक्स पेयर ने टैक्स पे किया है इंडिया में एज वेल एज फॉरेन कंट्री में भी जहां पर DTAA नहीं था, तो उसके साथ अब क्या होगा, अगर वो प्रूव कर देता है कि उसने अपनी बाहर वाली इनकम पे टैक्स पे किया है, तो इंडियन इनकम टैक्स के अंदर उसको रिलीफ कैसे दिया जाएगा, या तो जिस रेट पे उसने टैक्स पे किया है इंडिया में उसका बनता है, या फॉरेन कंट्री का जो भी कम होगा उतने की उसको रिलीफ दे दी जाएगी। नेक्स्ट कहता है कि अगर वही पर्सन जो कि एक रेसिडेंट है इंडिया में, प्रीवियस ईयर में उसकी कोई इनकम होती है, कहाँ में, पाकिस्तान में होती है, इन रिलेशन टू एग्रीकल्चरल इनकम, और उसने उस एग्रीकल्चरल इनकम में पाकिस्तान में टैक्स पे कर दिया है, तो उसको कैसे रिलीफ दी जाएगी, जितना उसने पाकिस्तान में टैक्स पे किया है या जितना उस इनकम पे इंडिया में टैक्स बनता है, जो भी कम होगा उसको उतने की रिलीफ दी जाएगी। नेक्स्ट आता है हमारा बायलैटरल रिलीफ का मतलब क्या होता है, सेक्शन 90 और 90A। हमें पता है बायलैटरल का मतलब क्या होता है, इसमें वहाँ पे DTAA अग्रीमेंट है दो कंट्रीज के बीच में। तो अगर अग्रीमेंट विद फॉरेन कंट्रीज होता है, इन सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, तो वो सेक्शन 90 में हम पढ़ते हैं। और अगर स्पेसिफाइड एसोसिएशन यानी कि जो RBI या SEBI जो स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन होते हैं, तो उनकी रिलीफ अगर होती है तो हम सेक्शन 90A में कवर करते हैं। अब बायलैटरल रिलीफ की अप्रोचेस क्या होती हैं, दो अप्रोच होती है, एक होता है टैक्स एग्जेम्पशन मेथड और एक होता है टैक्स क्रेडिट मेथड। अगेन नाम से समझने की कोशिश करिए। टैक्स एग्जेम्पशन का मतलब क्या होता है कि इनकम अर्न इन दी सोर्स कंट्री इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स इन दी सोर्स कंट्री, यानी कि असेसी को केवल अपने रेसिडेंट कंट्री में ही टैक्स देना पड़ेगा उसकी जो टोटल इनकम होती है। तो एग्जेम्पशन मेथड क्या होते हो गया, समझ गए, जिस भी सोर्स, यहाँ पे सोर्स रूल नहीं लग रहा है, रेसिडेंट रूल लग रहा है। तो रेसिडेंट रूल के हिसाब से आप जिस भी कंट्री के रेसिडेंट हैं आप वहां पर अपनी टोटल इनकम पे टैक्स दे दीजिए। और टैक्स
टैक्स क्रेडिट मेथड क्या होता है कि असेसी दोनों जगह टैक्स देता है, यानी कि जो वो एज अ रेसिडेंट है वहां पे भी टैक्स देगा, जो वो फॉरेन कंट्री में इनकम हुई है उस पे भी टैक्स देगा, प्रोवाइडेड वो उसकी रिलीफ क्लेम कर लेगा। रिलीफ क्रेडिट इन वर्ड्स का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए उसने क्या कहते हैं फॉरेन कंट्री में टैक्स पे किया 20,000 रुपए और उसने इंडिया में टैक्स पे किया 1,20,000 रुपए, तो उसका टैक्स हमारा कितना लाइबिलिटी आएगी 1,20,000 माइनस 20,000। सो टैक्स क्रेडिट मेथड, assessee is required to pay tax on the foreign country in the source and can avail the credit of the same in the resident country. So under DTA relief is provided by the combination of above two methods. अब यहाँ पे हमारा एक स्पेशल प्रोविजन बस यही है कि जो DTAA या इनकम टैक्स जो भी असेसी के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होता है हम उन रूल्स को ही अप्लाई करते हैं। जैसे कि आपको याद हो जब फर्स्ट हम लोगों ने बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स हम पढ़ रहे थे तो उसमें सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशन था और मैंने आप लोगों को बताया था कि सर्कुलर दैट द डिपार्टमेंट इज बाउंड, लेकिन असेसी के लिए जो बेनिफिशियल होता है वो वही फॉलो करता है। सेम यहाँ पे असेसी के लिए जो बेनिफिशियल होगा या तो DTAA के प्रोविजन या इनकम टैक्स के जो बेनिफिशियल होगा वो करेगा, बट ये जब गार लगता है, गार क्या है जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल लगते हैं, तब वो नहीं अप्लाई करेगा। नॉन रेसिडेंट के केस में जिसमें DTAA अप्लाई करता है उसको हम कब तक रिलीफ नहीं देंगे जब तक कि वो TRC यानी कि टैक्स रेसिडेंस सर्टिफिकेट नहीं देता है। और इन एडिशन टू TRC जैसे कि उसका स्टेटस क्या है, नेशनैलिटी, आइडेंटिफिकेशन, नंबर ऑफ टैक्स, पैन, ये सारी चीज़ें उसको देना ज़रूरी है। सो दीज आर दी वेरी बेसिक्स कॉन्सेप्ट ऑफ DTAA जो हम लोगों ने डिस्कस करे। आपके अप्रोचेस से रिलेटेड थोड़े MCQ बन सकते हैं इसमें कि कौन कौन सी अप्रोचेस है, उसमें आपको कंफ्यूज करने के लिए कॉम्बिनेशन दे दिया जाएगा, यूनिलैटरल है, बायलैटरल है, टैक्स क्रेडिट, टैक्स एग्जेम्पशन, तो एटलीस्ट आपको इतना पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट्स में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कॉमेंट करिएगा। थैंक यू।